बच्चों आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सीरीज़ की। और जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हमारे सीबीएसई बोर्ड 2023-24 में जो एक्सरसाइज पूछे जाएंगे वो 1.1 और 1.2 है। तो केवल दो ही एक्सरसाइजों को हम लोगों को कवर करना होगा। आज हम लोग का टारगेट होगा एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर कर लें और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा दें, ताकि आप लोग जब एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करें तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन 1.1 को। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले हमने हेडिंग डाला, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम लोग दो सेट कंसीडर करते हैं। देखिए, सेट P और Q। P में 4 एलिमेंट लिए, 2, 3, 4, 5। सेट के अंदर जो नंबर्स लिखे जाते हैं, कुछ भी होते हैं, इनको एलिमेंट बोलते हैं। कोशिश की जाती है क्या की जाती है, इनको कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। देख लीजिएगा, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। कॉमा देके उनको अलग किया जाता है। किसी सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लास 11th की बात है, 11th में हम लोग पढ़ के आए होंगे इस चीज़ को। अपना जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इस तरीके से, P क्रॉस Q। जब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, ये हमको बताता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कि P के हर एलिमेंट का Q के हर एलिमेंट के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, पहले P का एलिमेंट हम 2 पकड़ते हैं, 2 का 7 के साथ पेयर, 2 का 8 के साथ पेयर, लाइकवाइज 2 का 9 और 2 का 10 के साथ पेयर। जब 2 का सबके साथ पेयर बन जाता है तो फिर हम लोग 3 को शुरू करते हैं। 3 का 7 के साथ पेयर, 3 का 8, 3 का 9, 3 का 10। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। 4 का 7, 4 का 8, 4 का 9, 4 का 10। लास्ट हमारा बचता है 5। 5 के साथ भी वही काम करते हैं। 5 का 7, 5 का 8, 5 का 9 और 5 का 10। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या देता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको ऑर्डर्ड पेयर देता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझिए आप लोग। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, आप लोग चेक कर लीजिए, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है। वेयर एज हर पेयर का सेकंड एलिमेंट, कोई भी सेकंड एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई भी सेकंड एलिमेंट आप ले लीजिए, वो किसको बिलोंग करता है? सेकंड सेट को ही बिलोंग करता है। तो अब हम लोग जब समझ चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं समझते हैं रिलेशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमारे चैप्टर का भी नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन समझते हैं, फिर फंक्शन समझते हैं, और फिर हमारा टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसपे कि हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। रिलेशन देखिए, जैसे कि रिलेशन हमारा दिया है कि लेट्स अंडरस्टैंड रिलेशन फ्रॉम सेट P टू Q। देखिए ऐसे PRQ मतलब P टू Q। अब हमारे रिलेशन को, ये एक रिलेशन बताने जा रहा है दो सेट के बीच में, P और Q के बीच में। ठीक है, तो जब भी हमारा रिलेशन डिफाइंड होगा दो सेट को लेके, मान लीजिए यहाँ हमारे रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है P और Q से, तो हमारा जो रिलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो रिलेशन होगा वो रिलेशन सबसेट होगा P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसीलिए मैंने आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। रिलेशन समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का समझना बहुत जरूरी है। जब भी किसी रिलेशन को दो सेट में डिफाइंड किया जाता है, जब भी किसी रिलेशन को दो सेट में डिफाइंड किया जाता है, तो वो रिलेशन उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट हम लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए हम किसी रिलेशन को एक ही सेट में डिफाइन करना चाह रहे हैं, अभी आगे क्वेश्चंस में आप देखेंगे, तब उसको किस तरीके से लिखेंगे, तब उस रिलेशन को उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे और तब वो उसका सबसेट हो जाएगा। जब दो सेट लेते हैं, ध्यान दीजिए P और Q अलग अलग सेट थे और हमारा रिलेशन इन दोनों में डिफाइंड था, तो अब हमारा रिलेशन इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। जब एक सेट में डिफाइंड हुआ तो उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं और उसका वो सबसेट हो गया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, रिलेशन के लिए बात समझिएगा, रिलेशन के लिए दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग देखते हैं जैसे माता पिता हो गए, फादर सन हो गए, कोई एक व्यक्ति खुद में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा, उसी तरह कोई एक सेट खुद में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा। तो एक सेट दिया होता है, तो उसके लिए रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम दोबारा से फिर उसी सेट का उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर दो सेट दिया तब तो अच्छी बात है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और हमारा रिलेशन उसका सबसेट हो जाता है। अगर एक सेट दिया है तो उसके साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और हमारा रिलेशन उसका सबसेट हो जाता है। बात आगे बढ़ाते हैं।
मान लीजिए एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, रिलेशन दिया गया है कि ए बी सच दैट ए एंड बी आर बोथ ऑड नंबर बोला है इसको, और ये जो हमारा रिलेशन है ये डिफाइंड है पी और क्यू में। किसमें है? पी और क्यू में। पी और क्यू ऊपर हम लोग माने हुए हैं, इसको लेकर ही अपने आज के हम लोग रिलेशन फंक्शन को समझेंगे। देखिए आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा रिलेशन सोल्यूशन देगा वो क्या देगा? ये जो हमारा रिलेशन सोल्यूशन देगा ये ऑर्डर्ड पेयर देगा। ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर्ड पेयर देगा। कैसे ऑर्डर्ड पेयर देगा? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर देगा जिसमें ए और बी इस तरीके के दो नंबर होंगे और ए और बी दोनों ऑड नंबर होंगे, ठीक है। और ए हमको लेना है पी से और बी लेना है हमको क्यू से। ध्यान दीजिए, ए हमको लेना है पी से जबकि बी लेना है क्यू से, और दोनों होने चाहिए ऑड नंबर। तो ए जब हम चले पी से लेने तो पी से देखिए ऑड नंबर कौन कौन से? 3 और 5। इसका मतलब पहला नंबर या तो 3 होगा या तो 5 होगा। जबकि जब हम क्यू लेने जाएंगे, क्यू से बी लेने जाएंगे, क्यू से बी लेने जाएंगे तो वो भी ऑड नंबर होगा, और क्यू में ऑड नंबर हमारे कौन कौन से? 7 और 9। तो हमारा पेयर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 के साथ 7, 3 के साथ 9, 5 के साथ 7 और 5 के साथ 9। ये रिलेशन हमारा क्या दिया है? ये रिलेशन हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर दिया है जिसमें ऑड नंबर है, जिसमें ऑड नंबर है, और पहला नंबर चेक कर लीजिए, पहला एलिमेंट पी से आ रहा है, सेट पी से आ रहा है, ए बिलोंग्स टू पी, और दूसरा 7 9 7 9 दूसरा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? क्यू से। देख लीजिए 7 9 7 9 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? क्यू। तो ये था इस रिलेशन का सोल्यूशन। आगे एक रिलेशन और समझते हैं और आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, फिर एक ऑर्डर्ड पेयर की बात की गई है, और इस बार ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लिया गया है कि दोनों ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर, ठीक है। अब हम लोगों को ए पी से लेना है, बी क्यू से लेना है, लेकिन इवन नंबर लेना है। पिछली बार हम लोगों ने ऑड नंबर लिया था। इसका मतलब अब जब हम लोग पेयर बनाएंगे तो पहला नंबर पी से आएगा और दूसरा नंबर क्यू से आएगा, लेकिन पी और क्यू से जो भी नंबर आएंगे वो इवन नंबर आएंगे। यही हमारा रिलेशन कह रहा है। तो इसका मतलब हमारा इवन नंबर उसमें देखिए 2 है, और 2 के साथ इसका पहला इवन नंबर 8 है, फिर 2 के साथ आएगा हमारा 10, फिर उसमें दूसरा इवन नंबर 4 है, और इसमें 8 कवर हो गया, 2 के साथ 8 हो गया, ठीक। 4 के साथ 8 ले लीजिए, और फिर आप ले लीजिए 4 के साथ 10, ठीक है। तो ये रिलेशन जहां हमको ऑड नंबर्स के पेयर दे रहा है, वहीं ये रिलेशन हमको इवन नंबर के पेयर्स दे रहा है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। देखिए यहाँ मैंने इस बात को लिख दिया है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, का मतलब हो गया पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, और रिलेशन सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। अगर दिक्कत हो तो वीडियो को आप लोग पीछे करके देख सकते हैं। अब बात उठती है कि एक सेट से या दो सेट से हम लोग कितने तरीके के रिलेशन बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे सेट में कितने एलिमेंट हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सेट पी में यहाँ पे गिन सकते हैं आप 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और क्यू में भी 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिए, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इज x एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू इज y, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 के पावर x इंटू वाई। मतलब 2 के पावर हमको x लेना है। x क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन p। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन p कितने हैं? 4, इंटू वाई। वाई क्या है? देख लीजिए, क्यू के नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्यू के भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 4। इसका मतलब 2 के पावर 16। ये एक बड़ा नंबर है, ये एक बड़ा नंबर। ये बता रहा है कि अगर दो सेट आपके पास P और Q हैं और दोनों में 4 4 एलिमेंट हैं, तो उनसे आप कितने रिलेशन बना सकते हैं? उनसे आप बना सकते हैं 2 के पावर 16 तरह के रिलेशन। आप 16 तरह के 16 टाइप्स के आप रिलेशन क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 16 जनरेट कर सकते हैं। कैसे रिलेशन? इसी तरीके के रिलेशन, कुछ कंडीशन पे बेस्ड, कुछ कंडीशन पे आधारित होंगे। तो ये तो थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन की कहानी। थोड़ी सी बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं फंक्शन क्या होता है और हमारा फंक्शन किस तरीके से रिलेशन से डिफरेंट होता है। 2 पॉइंट पे डिफरेंट होता है, और इसको अभी हम लोग सॉल्व करके भी समझेंगे। देखिए फंक्शन जो होता है, फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन ही होता है। देखिए फंक्शन इज अ रिलेशन
इन विच ऑल द ऑर्डर्ड पेयर विल हैव डिफरेंट फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर आप लोग समझ रहे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जिसका पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है। चलिए आइए अपने आते हैं इस पे। हम अगर मान लीजिए हम अपने इस फंक्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर इन दोनों पॉइंट को समझते हैं कि ये हमारा फंक्शन हमारे रिलेशन से कैसे डिफरेंट है। अगर हम अपने इस फंक्शन को सॉल्व करें तो हमारा फंक्शन देखिए क्या बोल रहा है, ये भी हमारा फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है ए बी में, जहाँ पे बी जो है वो ए से 5 अधिक है। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें देखिए ये भी कुछ हमको ऑर्डर्ड पेयर देगा, कुछ हमको क्या देगा, ऑर्डर्ड पेयर देगा। बी हमको लेना है, बाद वाला एलिमेंट हमको क्यू से लेना है, और जो कि पहला वाले एलिमेंट है ए वो हमको पी से लेना है। पी और क्यू क्या हमारे पास दो सेट है, तो बी अगर हम ले रहे हैं बाद वाले सेट से, तो मान लीजिए बी हम ले लिए 7, चेक कर लीजिए बी हम अगर ले लिए 7, सॉरी ए अगर हम ले लिए, पहला एलिमेंट हम लेंगे ए से, तो पी से लेंगे, पहला एलिमेंट मान लीजिए हम 2 ले लिए, ठीक है। देखिए b बराबर है a प्लस 5, और अगर हम a की जगह 2 ले लेते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, यानी कि यहाँ पे आ गया 7। क्या 7 दूसरे वाले सेट को बिलोंग कर रहा है? तो जब हमने p लिया 2 तो q आ गया 7। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन हमारा, एक रिलेशन यहाँ पे बना हुआ था। क्या बना हुआ था कि b जब भी आएगा, चेक कर लीजिए, b जब भी आएगा a से 5 अधिक आएगा, b जब भी आएगा a से 5 अधिक आएगा, उसी आधार पे ये सॉल्व किया था। अब जब 2 की बात हो गई है तो 3 को चेक करिए। अगर हमने 3 ले लिया, देखिए पहला जो एलिमेंट है वो p से आ रहा है, चेक कर लीजिए, और p से हमने 2 ले लिया, तो p से अब हम लोग तीसरा ले लें, मतलब थर्ड एलिमेंट का मतलब होगा तीसरा नंबर 3 लिया, और जब 3 लिया तो b इज इक्वल टू हो गया, फिर से इसको आप देख लीजिए 3 + 5 मतलब क्या आ गया 8। क्या 8 वाला एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या यहाँ से जब हमने 4 लिया तो 5 अधिक 9, क्या 9 दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर जब यहाँ से 5 लिया तो b के लिए 5 फिर ऐड हो जाएगा। क्या 10 इसको बिलोंग कर रहा है? क्या आगे अगर हम बढ़ा के 6 लिखने जाते हैं तो क्या 6 a पे बिलोंग कर रहा है, मतलब p वाले सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर अब यहीं पे ख़त्म हो गया। आगे के नंबर हमारे सेट के पास नहीं है, तो आगे का भी सोल्यूशन ये फंक्शन हमारा नहीं देगा। आइए ज़रा इसको हम लोग मिलाते हैं अपने रिलेशन के साथ और देखते हैं कि क्या अंतर बैठता है। देखिए हमारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आए थे उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम थे। देख लीजिए 3 3 5 5, 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, जबकि फंक्शन में ऐसा होता है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होता है। अगर 2 है तो 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। यहीं पे हमारा फंक्शन रिलेशन से अलग हो जाता है, ठीक है। फिर आप बात समझिए, अगर ए बी करके कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो बी होता है ये इमेज होता है। बी क्या होता है? इमेज होता है, जबकि ए जो होता है वो प्री इमेज होता है। बात समझिएगा, इसको ऐसे बोला जाता है ए का इमेज बी, या बी किसका इमेज बना तो ए का बना, ए का इमेज बी या बी किसका इमेज बना तो ए का बना, इसीलिए ए को प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये भूल जाती है कि सेकंड बात कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट पी विल हैव ओनली 1 इमेज, मतलब कि सबके केवल एक ही इमेज होंगे। देखिए यहाँ 3 के 2 इमेज है, 3 का एक इमेज 7 है और 3 का एक इमेज 9 है। देख लीजिए इसका ये इमेज बना, देख लीजिए अभी बताया ए का इमेज बी, तो 3 का इमेज 7, 3 का इमेज 9, इसका मतलब 3 के 2 इमेज कौन कौन से? 7 और 9। लाइकवाइज 5 के 2 इमेज 7 और 9। लेकिन क्या हमारे फंक्शन में भी इस तरह हो रहा है? चेक करिए, 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 8, 4 का इमेज 9 और 5 का इमेज 10। कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रहा है, हर एक प्री इमेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होता है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां हमारा फंक्शन रिलेशन से अलग हो जाता है। कौन कौन से 2 पॉइंट? कि सब ऑर्डर्ड पेयर के, सारे ऑर्डर्ड पेयर के फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, जबकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट नहीं होते हैं, सेम हो सकते हैं। देखिए 3 3
5 5, जबकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन रिलेशन से अलग हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये बताया कि एक एलिमेंट के 2 इमेज हो सकते हैं, जैसे 3 का इमेज 7 और 3 का इमेज 9, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 का इमेज 8 है, सिर्फ 2 का इमेज 7 है, 2 इमेज नहीं आते। तो ये 2 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है रिलेशन से डिफरेंट हो जाता। अब हम लोग अपने बात को आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, जिस पे कि हमारा पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट में आपसे मिलते हैं। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी अपने रिलेशन और फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन किस तरीके से फंक्शन से अलग होता है, 2 बातों पे। फिर अब हम लोग का टॉपिक आ गया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन हमारा आता है एम्प्टी रिलेशन। तो देखिए, अब सारे रिलेशन समझने के लिए हम लोगों ने एक सेट लिया है ए, जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और जब उसी के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो आप लोग ऑर्डर्ड पेयर अब लिख सकते हैं ए का ए के साथ, मतलब 1 1 1 2 1 3, इसको लिख लिया जाए ताकि हम लोग जब सॉल्व करें तो हमारे पास सारे ऑर्डर्ड पेयर सामने रहें और हम लोगों को दिक्कत ना आए। फिर 3 1 3 2 और 3 3। जब ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं तो ये होता है, अरे ये इस तरीके से होता है, आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3, ये एक ए था, ये दूसरा है, तो 1 1 1 2 1 3, इसी तरह फिर 2 का, फिर 3 के साथ, इस तरीके से हम लोगों ने करा दिया। फिर बात आगे बढ़ाते हैं और जो पहला रिलेशन आता है वो आता है हम लोग का एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? अगर हम लोग कभी किसी रिलेशन को किसी सेट के रिगार्ड में डिफाइन करें, अगर हम लोग किसी रिलेशन को किसी सेट के रिगार्ड में डिफाइन करें और तब जब हम लोग उस रिलेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने पे अगर हमको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलता है, सॉल्व करने पे वी गेट नो ऑर्डर्ड पेयर, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। देख सकते हैं आप लोग, आइए, एक रिलेशन हम लोगों ने माना पी क्यू सच दैट, अब ऑर्डर्ड पेयर हम लोग पी क्यू मान के चल रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी पी क्यू बदल सकते हैं, सच दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8, ठीक है। और हमारे p और q जो दोनों नंबर आएंगे इस ऑर्डर पेयर में, ये दोनों बिलोंग करेंगे हमारे a को। a क्या है? a हमारा सेट है जो शुरुआत में हम लोगों ने मान लिया, जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है बच्चों, आराम से देखिए। अब जब इस रिलेशन को हम लोग सॉल्व करने गए तो हमको मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। हमको क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। पी क्यू के जगह 2 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और ये 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आएंगे कि इनका सम हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 8। मतलब अब हमको बताइए आप, इसमें से हम कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं जिनको सम करने पे 8 मिले? क्या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जिसको सम करने पे 8 मिले? 1 1 लेंगे 2 आएगा, 1 3 लेंगे सम करने पे 4 आएगा, 3 3 सबसे बड़ा ऑर्डर्ड पेयर आप लीजिए, सम करने पे 6 आएगा। क्या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जो हमको 8 प्रोवाइड करा पा रहा है? नहीं करा पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है इट गिव्स अस नो ऑर्डर्ड पेयर, इट इज़ अ नल एंड वॉइड रिलेशन। कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर मिल ही नहीं रहा है, कोई ऑर्डर्ड पेयर मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए इस रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। फिर समझ लीजिए, एक सेट लिए ए जिसमें 3 एलिमेंट थे, फिर हम लोग अपने रिलेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं। जब अपने रिलेशन को इस सेट ए में डिफाइन किए तो आप लोग याद करिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, रिलेशन जो होता है अपने सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। वहाँ 2 सेट लिए थे P और Q, तो P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। यहाँ इस रिलेशन को हमने एक ही सेट में डिफाइन किया विच इज़ A, तो ये क्या किया, A को A के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया उसका ये सबसेट हो गया। ये तो था हमारा रिलेशन का तरीका। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो होता है जिसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोगों को कोई ऑर्डर्ड पेयर ना मिले। बात उठती है कि क्या एक एम्प्टी सेट एक एम्प्टी रिलेशन, क्या एक एम्प्टी रिलेशन हमेशा एम्प्टी रिलेशन होगा? तो नहीं, ये बात गलत है। अगर हम अपने सेट को बदल दें तो यही एम्प्टी रिलेशन अब हमको कोई ऑर्डर्ड पेयर प्रोवाइड करा सकता है। देखिए बात समझिए, अभी अगर ये बोल रहा है कि ये रिलेशन बोल रहा है कि P प्लस क्यू 8 आना चाहिए, P प्लस क्यू 8 आना चाहिए। अगर हम इसमें अभी अपने सेट A में 1 2 3 4 5 ऐड कर दें, तो अब जब ए का ए के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो कोई पेयर हमको अगर 5 5 है तो इस तरीके से भी मिलेगा 5 5,
और जब इसका उठा के हम सम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका उठा के जब हम सम करेंगे तो हमको क्या 10 नहीं मिल जाएगा। 4 4 है तो क्या हमको 8 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। और अगर रिलेशन सॉल्व करने पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मिल गया तो वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन नहीं कहलाता। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कोई एक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है, ये तब डिपेंड करता है कि वो किस सेट के साथ एसोसिएटेड है। एक एम्प्टी रिलेशन हमेशा एम्प्टी रिलेशन नहीं होता है, सेट बदलने पे एम्प्टी रिलेशन भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन कोई रिलेशन फिर से सुन लीजिए, कोई रिलेशन अगर किसी अपने सेट के रिगार्ड में इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि उसको सॉल्व करें और हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलता है, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जिसको अगर हम उसको सॉल्व करें, एक यूनिवर्सल रिलेशन है जिसको डिफाइन किया गया है सेट ए के रिगार्ड में, सेट ए के रिगार्ड में। अब अगर हम अपने यूनिवर्सल रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो वो रिलेशन हमारा उतने ही ऑर्डर्ड पेयर दे देता है, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर दे देता है जितने कि ए क्रॉस ए के पास थे, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के पास थे। अगर इसके पास मौजूद सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन वाले आंसर में भी आ जाएं तो वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। बात देखिए, अगर हमने एक रिलेशन मान लिया एक्स वाई और एक्स वाई सच दैट इस तरीके से माना कि इन ऑर्डर्ड पेयर को हम कभी भी जोड़ें तो ये या तो ये 6 आए या 6 से कम, ठीक है, या तो ये इक्वल टू 6 हो या तो लेस देन 6 हो। अब अगर आप इस रिलेशन में देखिए उठा के 1 1 भी लेंगे तो 2 आएगा, 1 1 भी लेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम 1 1 भी लेंगे तो ये रिलेशन क्या कराएगा, इस पेयर को ऐड करा देगा और पेयर को ऐड कराते ही 2 आ जाएगा। क्या ये 2 6 से छोटा है? बात सही है। आप कोई भी पेयर उठा के ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, आप कोई भी पेयर उठा के ले लीजिए, आप 3 3 ले लीजिए। आप 3 3 जैसे ही इस पेयर में इस रिलेशन में रखेंगे, ये रिलेशन क्या करेगा, इस 3 3 को ऐड कराएगा और 3 3 को ऐड करा के क्या ले आएगा 6 लाएगा। क्या ये 6 इस रिलेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जी हाँ कर रहा है। या तो ये नंबर 6 से छोटा होना चाहिए या तो ये नंबर 6 के इक्वल होना चाहिए। छोटा तो नहीं, यहाँ पे इक्वल है। यानी कि आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा के रख लीजिए, हमारा रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जब हमारा रिलेशन इतने ऑर्डर्ड पेयर दे दे जितने कि ए क्रॉस ए के पास थे, जिस सेट में वो डिफाइन किया गया है उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारा रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। रिलेशन को बार बार मैं डिफाइन करता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है ना। देखिए, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन हमको उतने ही ऑर्डर्ड पेयर दे देता है जितने कि ए क्रॉस ए में थे। बात आगे बढ़ाते हैं बच्चों। कभी कभी देख लीजिएगा आप लोग, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्राइबल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कभी आप लोग को अगर एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछ दिया कि कौन से 2 रिलेशंस को ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को। ये लाइन एनसीईआरटी में भी दी गई है, तो हम लोगों को जानना ये जरूरी था। अब जो हम लोगों को मेन रिलेशंस आते हैं, जिस पे क्वेश्चंस हम लोग को ढेर सारे मिलेंगे अपने एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट है उसमें का रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है बच्चों पेयर। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है पेयर। पेयर से आप लोग याद रखेंगे, मतलब हमारा रिलेशन जिस भी सेट में डिफाइंड है, उस सेट के सारे एलिमेंट का पेयर हमारे पास होना चाहिए। उस सेट के सारे एलिमेंट का पेयर हमारे पास होना चाहिए, तब तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने इस बात को लिख भी दिया है, RR इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब यहाँ पे हर वो पेयर आ रहा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कौन कौन सा ए, स्मॉल ए में बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 3। तो मतलब कोई रिलेशन अगर इस सेट ए में डिफाइंड है, ध्यान से बात सुनिएगा, कोई रिलेशन इस सेट ए में डिफाइंड है तो उस रिलेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं और रिलेशन सॉल्व करने के बाद अगर 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा।
क्यों? क्योंकि अब उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पास वो सारे डबलेट, वो सारे पेयर मौजूद हैं जो जो एलिमेंट हमारे सेट ए में थे। देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3। पहला रिलेशन सॉल्व करने पे हमारे पास 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया। तो हमारे सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। क्या सबके पेयर हैं? हाँ, तो ये हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे में भी पेयर है, 1 1 है, 2 2 है, लेकिन क्या सारे पेयर हैं? नहीं, 3 का पेयर नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। थर्ड देखिए, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। क्या सारे पेयर मौजूद हैं? हाँ जी, 1 के भी मौजूद हैं, 2 के भी मौजूद हैं, 3 के मौजूद, लेकिन इसके बावजूद एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी है विच इज अ 2 1। तो क्या ये 2 1 हमारे काम को बिगाड़ देगा? क्या ये 2 1 इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने से रोकेगा? तो इसका आंसर है नहीं। रिफ्लेक्सिव होने की केवल यही कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट हमारे सेट में होंगे वो रिलेशन उन सबका पेयर देगा। सुन लीजिए, जितने भी एलिमेंट हमारे सेट में होंगे वो रिलेशन उन सबका पेयर देगा, तभी वो रिलेशन उस सेट के रिगार्ड में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बच्चों, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बार बार बैक करके सुनिएगा ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें। ये कॉन्सेप्चुअल ही एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्चुअल पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो लास्ट वाला रिलेशन भी हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि ये रिलेशन भी 1 1 2 2 3 3 हमको जितने रिक्वायर्ड पेयर चाहिए थे वो दे रहा है। हमको इसी से मतलब है, इसके बावजूद भी ये कुछ दे रहा है तो हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, सेकंड वाला नहीं हो पाया क्योंकि सेकंड वाला केवल 2 ही ऑर्डर्ड पेयर दिया था, जबकि हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? ए में 3 है। उम्मीद करते हैं आपको रिफ्लेक्सिव भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक के बारे में। बच्चों, सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा का मतलब क्या होता है? अगर हमारा एक पेयर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। फिर से सुनिए, पूरी बात बताते हैं। अगर हमारा एक रिलेशन सेट ए के रिगार्ड में डिफाइन है, अगर हमारा एक रिलेशन सेट ए के रिगार्ड में डिफाइन है और उस रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे मान लीजिए हमको कुछ पेयर्स मिलते हैं। वो पेयर्स कैसे मिल गए? अगर हमको कोई पेयर मिल गया 4 1, तो उसी रिलेशन में उसी आंसर में 1 4 भी होना चाहिए। अगर हमको मिल गया 2 3, तो उसी रिलेशन में 3 2 भी होना चाहिए। मतलब जो भी पेयर आए उनका उल्टा भी उसी रिलेशन में मौजूद हो, तभी वो रिलेशन अपने सेट के रिगार्ड में सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। इसीलिए उसको उल्टा पुल्टा बोलते हैं। देखिए, कुछ मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी सेट कर दिया, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बात समझिएगा, अगर ए बी भी आर में है उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और अगर ए बी है तभी बी ए को हम फॉलो करेंगे, अगर ए बी नहीं है तब बी ए को हम फॉलो नहीं करेंगे। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। अगर ए बी आपका एक रिलेशन दे रहा और वो रिलेशन बी ए भी दे दिया, तब वो रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। देखिए यहाँ पे 4 फिगर हमने इसको मैपिंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये बता रहा है कि सेट ए और ए में एक रिलेशन है। सेट ए और ए में, मान लीजिए दोनों सेट हैं, ठीक है। सेट ए और ए में एक रिलेशन स्टेब्लिश हो रही है। ऊपर वाली जो लाइन है, कर्वी लाइन आर वाली, ब्लैक वाली, ये क्या कर रही है? एक रिलेशन स्टेब्लिश करा रही है दोनों सेट में, ए में, ए में, ए में, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया गया कि 1 का इमेज 1 बना है, 1 का इमेज 1 बना है। यहाँ पे देखिए, इस वाले में 1 का 2 के साथ है और इसका 2 1 के साथ है और इसका 3 3 के साथ है। आइए सबको सॉल्व किया जाए हम लोग। देखिए क्या मिल रहा है। देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा आर है, फर्स्ट वाला जो आर है वो हमको आंसर देता है 1 1। जो इमेज बनेगा वही हम लोग लेंगे, ठीक है। जो सॉल्व होंगे, जो आपस में रिलेशन बनाएंगे, उन्हीं को हम लोग आंसर में लेंगे। दूसरे में देखिए, दूसरे में हमारा जो आर है वो क्या क्या दे रहा है? वो दे रहा है 1 2 2 1 और 3 3। चेक करिए आप लोग। थर्ड देखिए, थर्ड हमारा आर क्या दे रहा है? थर्ड कोई रिलेशन बना ही नहीं रहा है, थर्ड कोई रिलेशन बना ही नहीं रहा है। फोर्थ देखिए, फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या हमारा रिलेशन बना रहा है? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ। अब आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ईमानदारी से चेक करके बताइए कि 1 2 3 4 में कौन कौन से रिलेशन हमारे सिमेट्रिक रिलेशन हैं। आप लोग पॉज करके बताइए, ठीक है। मैं अभी इसको आप लोग को सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर आप लोग इसको
देख कंटिन्यू करके बताइएगा कि आप लोग को कितने आंसर सही हुए थे। जबकि याद रखिएगा सॉल्व करते समय सिमेट्रिक का मतलब उल्टा पुल्टा, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं फिर आप लोग मिलाइएगा। फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो फर्स्ट वाला रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। देखिए हम लोग बोले कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, अगर 1 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, अगर 1 1 है तो 1, अगर ये 1 इस 1 से, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 1 इस 1 से अटैच है तो ये वाला भी 1 इस 1 से अटैच होना चाहिए था। तो बोलना चाहिए आप लोगों को सर इस रिलेशन में कुछ इस तरीके का होना चाहिए, सर एक नंबर में आपको ऐसा लिखना चाहिए था, 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए। यहाँ पे ये हम लोग का गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेट का नियम होता है किसी भी सेम एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। अगर 1 1 है तो दोबारा हम लोग 1 1 सेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, हाँ अगर इसको हम लोग हटा देंगे तो हम लोग ये हमारा दोनों तरफ से काम कर देगा। क्या? अगर 1 1 है तो 1 1 है। ठीक है, अगर ये 1 इससे अटैच है तो ये भी 1 इससे अटैच है, मतलब इस 1 का उल्टा ये है तो इस 1 का उल्टा ये है, उल्टा पुल्टा मौजूद है, ए बी है तो बी है। इस वजह से हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। सेकेंड वाले को देखिए, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, और ये 3 3 और 3 3 तो अभी आप बात किए ही है। पेयर में आप लोग याद रखिएगा ना, पेयर डबलेट जब भी आएंगे ना तो हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं ना तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी को पास कर जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी पेयर और डबलेट आएंगे हम लोग उनके लिए रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आगे आने वाला जो रिलेशन है उनको हम लोग चेक नहीं करते हैं, वो इनके पैरामीटर्स को पार कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड वाले में आप देखेंगे 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, उल्टा पुल्टा मौजूद है, और 3 3 ये आपस में ही काम कर गया। अगर मान लीजिए आपको शौक चढ़ गया कि आप लिखिए सर अगर 1 2 का उल्टा 2 1 है तो हम फिर लिखेंगे 3 3 का उल्टा फिर 3 3 होगा, जैसे ये वाला इससे अटैच है वैसे ये वाला इससे अटैच होगा। आपका भी कहना सही है, लेकिन फिर सेट के नियमों का यहाँ वायलेशन हो जाता है, एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो जाते हैं। इसी तरह ये जो दोनों मिल के काम कर रहे हैं ये हमारा अकेला काम कर देगा, इसीलिए एक एलिमेंट को दोबारा इसमें नहीं लिखा जाता है। तो हम मान कर चलते हैं कि 1 2 का उल्टा 2 1 है तो 3 3 का उल्टा भी 3 3 ये ऑलरेडी है, इसलिए सेकेंड वाला रिलेशन भी हमारा क्या है बच्चों? सिमेट्रिक है। थर्ड वाले पे आइए बात करते हैं। थर्ड वाला हमको क्या दे रहा है? थर्ड वाला आंसर हमको दे रहा है, देखिए थर्ड वाला कुछ नहीं दे रहा है, नल सेट है, ना 1 का 1 के साथ इमेज है ना 2 के साथ, कोई ऑर्डर्ड पेयर हमको दिया ही नहीं, कोई ऑर्डर्ड नहीं पेयर दिया। तो आप लोगों ने ईमानदारी से अगर आंसर सॉल्व किया होगा तो मुझको लगता है मैक्सिमम बच्चों ने बोला जाए होगा कि सर ये सिमेट्रिक नहीं है, जबकि ये गलत है, ये 100% सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक इसलिए है बच्चों क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है कि इफ़ अगर ए बी है तभी आप बी ए को खोजेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो बी ए को आप रिलेशन में देखने के लिए आप बाउंडेड नहीं हैं। कोई पेयर बन ही नहीं रहा था, अगर 1 2 था तभी तो हम लोग 2 1 खोजें, बात समझिएगा बच्चों, अगर 1 2 था तभी तो 2 1 खोजें, अगर 1 2 नहीं होता तो 2 1 हम लोग खोजते ही नहीं। तो अगर ए बी नहीं है, अगर कोई पेयर है ही नहीं तो उल्टा पेयर हमको खोजने का भी कोई अधिकार नहीं है, और ये रिलेशन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? सिमेट्रिक रिलेशन हमारा हो जाता है। तो एक नल सेट भी हमारा यहाँ पे एक नल जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं थे वो भी हमारा अल्टीमेटली क्या प्रूफ हो गया? इवेंचुअली सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है और 3 का 3 के साथ है। पेयर के लिए चेक करते नहीं है तो ये भी क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 के साथ 1 बना तो फिर 1 के साथ 1 बन गया। बताएं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का 2 तो 2 का 2, 3 का 3। तो ये जो हमको दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें चारों के चारों रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आगे जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और भी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को मिलाकर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी। अभी अगर आप इतनी बातों को भी दिमाग में बिठा लेते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी। बात बढ़ाते हैं और लास्ट रिलेशन के बारे में समझते हैं, विच इज है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में बच्चों जब तक 2 पेयर मौजूद नहीं होंगे तीसरे के बारे में बात नहीं करेंगे। कौन से 2 पेयर? 2 पेयर बच्चों इस तरीके से होते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ध्यान दीजिएगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि हम 2 पेयर ऐसे लेते हैं कि पहले के लास्ट वाला
और दूसरे के पहला वाला मैच कर जाए। ध्यान से लीजिए, दो पेयर ऐसा लिए ए बी और बी सी, देखिए ए बी उठा के लिख लिए, बी सी उठा के लिख लिए, और ऐसे लिखे कि पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट क्या कर जाए, मैच कर जाए। और तब जो बचे हुए हैं, कौन से बचे हुए हैं, ए सी, चेक करिए ए सी, और कहीं ए सी भी मिल गया हमको, कहीं ए सी भी मिल गया तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, शर्त क्या है, ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। अगर ए बी है और बी सी है, मतलब कुछ दो ऐसे पेयर हैं कि पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट मैच कर रहा है, पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट मैच कर रहा है, तो बचे हुए कौन है, ए और सी। ए और सी भी कहीं मिल गए हमारे उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर वाले आंसर में, तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए, आइए देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है। तो चेक करिए, हमारा शर्त क्या था, पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट मिलना चाहिए। तो क्या पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट मिल रहा है, हाँ भाई मिल रहा है, ये मैच कर रहा है, 2 2 मिल गया। तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है 1 और 3। तो क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर है 1 और 3 वाला, देखिए 1 और 3 वाला भी ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव हो गया। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। एकदम याद कर लीजिए इस चीज को। फिर देखिए आगे बात बढ़ाइए, 1 1 है, 2 2 है, 2 3 है। तो अब ऐसे पेयर आप बिठाइए, अब ऐसे पेयर बिठाइए जो आपके कंडीशन को पूरा करे, क्या, पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट। तो देखिए क्या ये वाली बातें आपकी बैठ रही हैं क्या, 2 2 है, 2 3 है, मतलब पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट अगर मैच कर गया तो बचे हुए क्या है बच्चों, बचा हुआ 2 3 है। यानी कि आइए थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व किया जाए, समझा जाए कि अगर हम लोग 2 2 ले लें और 2 3 ले लें तो क्या आंसर में आना चाहिए। ये अगर है 2 2 है तो आंसर में हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 3। बचे हुए क्या है, 2 3। तो क्या 2 3 सेट में है, 2 3 है। अब ये मत बोलिएगा कि सर इस 2 3 को तो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या आंसर के रूप में फिर से हमको अलग से चाहिए। फिर से अगर इसको आप अलग से लिखेंगे इस सेट में तो दो दो सेम ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, और वो ऑर्डर्ड पेयर सेम एलिमेंट के रूप में काम करेंगे, जो कि सेट अलाउड नहीं करता है। एक सेट में एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता बच्चों, तो याद रखिएगा। 1 1 है, 2 2 है, तो 1 1 को अगर आप हटा दीजिए, 2 2 2 3 है, ठीक है। अगर 2 2 था तो 2 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, और 2 3 है हमारे पास, 2 3 है हमारे पास, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। एक डाउट आता है कि सर 1 1 का क्या हुआ, 1 1 का क्या हुआ। तो पेयर आप लोग चेक नहीं करेंगे, पहले हम बता दिए थे। और अगर आपको चेक करने का शौक आ भी रहा है तो आप बताइए कि 1 1 को आप किसके साथ बिठाना चाहेंगे इसमें, बताइए क्या है। अगर हम 1 1 अगर हम ले भी लें, 1 1 को आप कैसे चेक करेंगे। क्या कोई ऐसा पेयर है जिसके स्टार्टिंग में 1 हो, चेक कर लीजिए। 1 के अलावा 2 पेयर हैं, कौन कौन से हैं, 2 2 है और 2 3 है। किसका कॉम्बिनेशन, इन दोनों में से आप किसका कॉम्बिनेशन यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमको इस पेयर के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसके स्टार्टिंग में 1 हो, ना तो इसके पास 1 है ना तो इसके पास 1 है। तो ये हमारी परेशानी है कि हम 1 1 को चेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बात समझिएगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, नहीं ये तो हम लोग सिमेट्री में चल गए, ट्रांजिटिव में देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों नहीं हैं तो हम लोग इसको चेक नहीं करते हैं बच्चों। जब ये दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर देते हैं तब हम लोग इसको चेक करते हैं। तो 1 1 को भी हम लोग चेक नहीं करेंगे, ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जैसा कोई पेयर है ही नहीं जो कि स्टार्टिंग में 1 दे दे और हम लोग इसको क्या करा दे, मैच करा दे। आगे बढ़ाते अपने बात को, देखिए 2 3 है, 3 1 है, 1 2 है। अगर इन दोनों को हम लोग मैच करा दिए, इन दोनों को, इसका लास्ट इसका पहला, तो बचा क्या, 2 और 1। तो हमारे अब एक ऑर्डर्ड पेयर क्या ऐसा है जिसमें 2 1 हो, यहाँ तो 1 2 है, हमको क्या चाहिए था 2 1, और है क्या 1 2। इसका मतलब ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आंसर में क्या होना चाहिए था, अगर कहीं गलती से 2 1 दे दिया होता, 1 2 की जगह क्या दे दिया होता 2 1, तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाता। लेकिन अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। लास्ट वाले में देखते हैं 1 3 और 3 3, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, चेक करिए। 1 3 है और 3 3 है, तो क्या होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। क्या हमारे पास 1 3 का कोई पेयर है, हाँ ऑलरेडी है, तो ये रिलेशन क्या हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव
हो गया। मतलब केवल यही एक रिलेशन था जो ट्रांजिटिव के पैरामीटर को पास नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए था 2 1 और निकला 1 2, खत्म हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, पेयर के साथ जब भी आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे, मतलब डबलेट के साथ जब भी आप किसी पेयर को चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे बात देखिए, अगर आप 1 2 के साथ 2 2 के चेक कर रहे हैं, 1 3 के साथ 3 3 को चेक कर रहे हैं, या 1 4 के साथ 4 4 को चेक कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा चेक करने वाला ही आ जाता है। देख लीजिए, मिला लीजिए बच्चों, मिला लीजिए। आइए देखिए, जब हमने इसके लास्ट और पहले को मिलाया तो आंसर आना चाहिए क्या? 1 2। आंसर क्या आना चाहिए? 1 2। क्या 1 2 है? हाँ है, यही बात हुआ। 3 3 मिला लिए तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 3। आंसर क्या आना चाहिए? 1 3। बचा हुआ कौन है? 1 और 3। क्या 1 3 है? ऑलरेडी है। यानी कि जब हम लोग डबलेट के साथ किसी को चेक करते हैं तो वही आंसर हो जाता है। डबलेट के साथ इसको चेक किए तो देख लीजिए 1 2 आंसर हो गया। डबलेट के साथ 1 3 को चेक किए तो देखिए 1 3 आंसर हो गया। डबलेट के साथ 1 4 को चेक किए तो 1 4 आंसर हो गया। तो अगर यहाँ हमारे रिलेशन में 2 ऑर्डर्ड पेयर थे और एक क्या था? डबलेट था, सेम था, तो अगर हमारा ये लास्ट और पहला वाला मैच कर गया तो वही आंसर हो जाता है। यानी 1 3 है, 3 3 है, तो 3 3 मैच करके क्या आना चाहिए? 1 3, और 1 3 है, तो ये पैरामीटर को पूरा कर दिया और रिलेशन हमारा क्या हो गया बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। बात आती है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव न बोल के बोलता है कि प्रूफ करिए द गिवन रिलेशन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना होता है, सिमेट्रिक भी प्रूफ करना होता है और ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना होता है। यानी ऐसा रिलेशन जो सेम टाइम पे रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, हमको अपने यही 3 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को प्रूफ कर देना है कि ये रिलेशन हमारे इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन क्या कहलाया? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाया। ठीक है। आप लोग अगर कहीं भी डाउट हो, थोड़ा सा बैक करके पीछे पीछे करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इनके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊं, ठीक है, ताकि आज के जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको आप लोग उन पर अप्लाई करना सीख सकें। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग फिर से उसको पीछे करके देखिएगा, राइट डाउन करने की कोशिश करिएगा। अपने स्तर से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।